अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली CID न्यूज़ अप के एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, मुख्तलिफ हवाले से प्रोग्राम हमेशा हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। बहुत सारे मानसरा के मसाइल के हवाले से भी हम बात करते हैं और अक्सर आप देखते होते हैं कि जी बहुत से जो सियासतदान हैं, जो हमारे मानसरा के जो पिलर्स हैं, उनसे भी बात होती है। लेकिन इस वक्त मैं जिस हस्ती के साथ मौजूद हूँ, जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, जो साबका जो वफाकी वज़ीर थे, उनके फ़र्जंद हैं जनाब सरदार शाहजहान यूसुफ साहब, जो वज़ीर मुमलिकत भी रह चुके हैं। और आज उनके साथ हम यहाँ पर एक नशिस्त है और आज उनसे हमने थोड़े से कुछ तल्ख़ सवालात हैं, कुछ नरम सवालात हैं, कोई मानसेरा के मसाइल के हवाले से बात करनी है। तो अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपने CID न्यूज़ अप को टाइम दिया। सरदार साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपका एक, जिस तरह आपके वालिद साहब हैं, करीबन 30-35 साल का अरसा है कि आप लोगों ने, अभी भी रिसेंटली भी बल्कि है, लेकिन 30-35 सालों से मानसरा की सियासत पर आप लोग राज कर रहे हैं। जिस तरह सरदार साहब आपके वालिद साहब थे, सरदार यूसुफ साहब हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट मेंबर से लेकर फिर वो वफाकी वज़ीर भी रहे हैं और 35 सालों से सियासत पर राज कर रहे हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा कि किस तरह उतार चढ़ाव भी आया। ये तो आप उनके फ़र्जंद हैं, आप भी मतलब देख रहे हैं और आज वज़ीर मुमलिकत भी रह चुके हैं। तो मानसरा के मसाइल के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा और उस टाइम से लेकर आज तक बताइएगा कि मानसरा में जो चीदा जो बड़े प्रोजेक्ट आप लोगों ने लगाए, उस पर थोड़ा सा बताइएगा जी। बड़ी मेहरबानी नासिर साहब, नासिर तनोली साहब। एक तो आपने इस में मुझे लिया और बहुत शुक्रिया। तो पहली बात तो यह है कि मानसरा की सियासत में सरदार साहब का जो शुरुआत है 1979 से, एज ए डिस्ट्रिक्ट मेंबर इलेक्शन कंटेस्ट किया, नौजवान थे उस वक्त, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में आए और उस वक्त अलहाज सैयद कासिम शाह साहब और ये पूरा बैच उनका आया और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की एक खिदमत, एक रुख जो दिया, अवाम को शऊर दिया कि उनको उनका एक हक है हर चीज़ पे। स्टेट के जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उनका वो एक हक है। उनको पानी की ज़रूरत है, उनको रोड्स की ज़रूरत है, उनको स्कूल्स की ज़रूरत है। मुझे याद है कि मैं अपने गांव में जिसमें मेरे वालिद मोहतरम ने एजुकेशन हासिल की, उसके बाद मैंने एजुकेशन हासिल की। 1952 में मेरे वालिद साहब की पैदाइश है, तो उसके बाद आप देख रहे हैं 7-6 साल के बाद लोग बच्चे स्कूल में चले जाते। तो उस वक़्त से लेकर 1982 तक हमारे गांव में कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। पहली दफ़ा जब वो 1979 में जब इलेक्शन उन्होंने किया तो वो पहली बिल्डिंग वहाँ पे शुरू। तो इसी तरह बाकी भी जितने एरिया थे उनमें स्कूल्स उस वक़्त नहीं थे, लेकिन मकतब स्कूल थे या इस तरह की हर इलाके में। तो उसके बाद फिर वो जो शुरू हुआ हमारे अपने गांव का, तो रोड्स वहाँ पे शुरू हुई। तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम था, फिर दूसरी दफ़ा जब इलेक्शन किया 1983 में, फिर डिस्ट्रिक्ट मेंबर बने और फिर भी उन्होंने वो तसलसल जारी किया। फिर 85 में प्रोविंशियल का इलेक्शन किया और इलेक्शन में वो फिर जीते। फिर ये एक तसलसल 90 के बाद नेशनल असम्बली वो तसलसल जारी रहा। तो अगर मैं अपने सिर्फ गांव की बात करूं तो मेरा वो गांव जो पिछले, उसके पहले जो 30, पाकिस्तान बनने से पहले के जो 30-35 साल थे, उसमें सिर्फ एक मकतब स्कूल था जिसकी बिल्डिंग भी नहीं थी। हम टाट पे बैठते थे, हमारे बुजुर्ग टाट पे बैठ के उन्होंने तालीम हासिल की। लेकिन उसके पिछले वाला जो 30 साल देखें तो आज वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल, हमारे वो जो गाँव के एक स्कूल था बहुत से गाँव में, अब वहाँ पे 8-10 से ज़्यादा प्राइमरी फीडिंग स्कूल हैं जो उस हाई स्कूल के लिए बच्चे आते हैं। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल तो कंसेप्ट ही नहीं था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल और गर्ल्स मिडिल स्कूल है। इंशाअल्लाह कोशिश है कि वहाँ पे हाई स्कूल हो जाए गर्ल्स का। तो यही हमारे गाँव, और इसके अलावा बाकी जो गाँव हैं इर्द गिर्द के जितने, इन्हें की बात नहीं, ये PF की बात करूँ कि वहाँ पे हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल भी बने, फिर गर्ल्स के लिए स्कूल भी बने, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हुआ। तो ये पिछले 30-35 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जिन जिन इलाकों में रोड्स नहीं थे, आज हर इलाका एक्सेसिबल। वहाँ पे कम से कम अगर पक्का रोड नहीं बन सका तो कच्चा रोड तो बन सका है। तो यह इम्प्रूवमेंट हुई है। इसके अलावा क्योंकि मैं पर्सनली 2002 में
सियासत में इन्वॉल्व हुआ। पहले भी इन्वॉल्व तो फैमिली पूरी जब एक होता है तो इन्वॉल्व होती है, और लोगों की एक बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत, और इस मुतवस्सित तबके की बहुत मेहनत हुई है जिसमें ये किरदार अदा किया लोगों ने। और 2002 में जब इलेक्शन हुआ तो मुझे नेशनल असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करवाया गया, तो मैं उस वक़्त इलेक्शन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से उस वक़्त मैं कामयाब हुआ। तो जब कामयाबी के बाद फिर हमारे जहन में एक चीज़ आई, जब हमने मशावरत की कि किस तरह कोई ऐसे प्रोजेक्ट लिए जाएं जिस पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, क्योंकि हर प्रोजेक्ट पे हाथ रखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो ऐसे हुआ कि फिर मशावरत के बाद ऐसे हुआ कि फ़ेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड दो जो डिपार्टमेंट हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। तो फेडरल में हमारी हुकूमत थी, तो हमने कोशिश की कि क्योंकि एक तो ये जो बिजली का सिस्टम है या बिजली है तो वो हर इलाके तक एक्सेसिबल नहीं थी उस वक्त तकरीबन 35 या 40% होगी, इतनी बिजली होगी, जिसमें गुज़िश्ता तकरीबन 8-10 साल सदात साहब ने भी मेहनत की थी। तो उस वक्त उन्होंने भी उनकी जो गुज़िश्ता हुकूमतें थी उनमें भी बनी, उससे पहले तो बहुत कम थी। लेकिन इसके बाद जो 2002 के बाद हमने मुकम्मल तौर पे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फंडिंग होती है हमने सबसे ज़्यादा बिजली पे किया, और वो जो नेटवर्क 40% के करीब था या 40 से थोड़ा ज़्यादा होगा या कम होगा, उसको अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इन 13 या उस वक्त इन 20 था, उसमें हम ये दावे से कह सकते हैं कि 95% तक पहुँचा गए। दरमियान में ये सदा सबका गुज़श्ता दौर भी था लगा के, लेकिन अभी उस वक़्त जो गांव थे उनको हर जगह ये होता था, बहुत बुरी यूनियन कौंसिल में बिजली नहीं पहुंच सकी थी। तो आज तो मैं जो गिने चुने कुछ गांव में या कुछ इलाकों में कुछ पोल रहते हैं या ट्रांसफार्मर्स के मसाइल, बाकी मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, उस तरह पूरे गाँव नहीं रहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इम्प्रूवमेंट ये हुई और हर जगह तक बिजली पहुंचाने की, रोशनी पहुंचाने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर हमारे गैस का शहरी इलाके में गैस का बड़ा मसला था, क्योंकि हमारा जो जंगलात हैं और ये चीज़ें जो हैं जो ये नेचुरल ये ज़ाया भी हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे लोगों को ज़रूरत भी है, सर्द इलाका है, यहाँ पे ज़रूरत भी है और घरों की एक हमारी ज़रूरत थी। तो उस लिहाज से फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड था गैस, और उसको सबसे पहले ही हमने इसके ऊपर कोशिश की। यहाँ पे जमाली साहब उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, सदा साहब ने यहाँ पे प्रोग्राम करवाया, हम उसमें हमने यही डिमांड, सबसे ज़्यादा डिमांड ही गैस की और बिजली की थी कि फेडरल गवर्नमेंट है उससे, तो और मानसरा के पानी के हवाले से बात उस वक़्त की थी। तो वो पानी का मसाइल तो अभी तक लिंगरान है, बड़ा मसला हुआ। और पानी का मसला मैं समझता हूँ कि हमारे साथ बैड लग ये रही है कि फेडरल में हुकूमत हम जिसमें हम रहे, फेडरल में हमारी हुकूमत रही, लेकिन प्रोविंस में कभी भी हमारे साथ एक हुकूमत नहीं रही, जिसकी वजह से हमारा, क्योंकि ये फेडरल रिलेटेड प्रोविंस रिलेटेड सब्जेक्ट है वाटर सप्लाई का, तो उस वजह से हमारे साथ ये बैड लक हुई कि उसमें वो नहीं आ सके। लेकिन सर वो आपके इत्तेहादी तो रहे ना? देखें जी, उसमें कोई इत्तेहादी नहीं रहे। पहले जब 2002 में इलेक्शन हुआ था तो 2002 में ऐसे हुआ कि वहाँ पे सूबे में हमारी हुकूमत नहीं थी, MMA की हुकूमत थी, और MMA फेडरल में मुस्लिम लीग काफ के साथ नहीं थी, अपोजिशन में थी, अपोजिशन। लेकिन सर वो मुखालिफ मुशर्रफ साहब के साथ उनके बड़े अच्छे मतलब ताल्लुक एंड पे थोड़ा सा हो गया था, लेकिन शुरू में तो उनके बड़े अच्छे मौलाना फजल रहमान साहब बैठे रहते थे। नहीं, अभी हमारा इत्तेहाद है हमारी पार्टी का, लेकिन उस वक्त नहीं था। उस वक्त कंप्लीट मुख्तलिफ थे हमारे, बल्कि राब्ते भी नहीं हुआ करते थे, बड़ा मुश्किल था। फिर आप देखें 2008 में जब हुकूमत बनी तो हम अपोजिशन में थे, और आपको इल्म होगा कि जब KP के नाम रखा गया सूबा सरहद का, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तहरीक हमने चलाई। असम्बली में मैंने उठ के उसके ख़िलाफ़ अमेंडमेंट पेश की कि ये सूबे का नाम चेंज न किया जाए। अगर चेंज किया जाता है तो, क्योंकि हज़ारा की तर्जमानी यह है कि हज़ारा में मुख्तलिफ ज़ुबानें, पूरे सूबे में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन हज़ारा की अवाम की एक एक्सप्रेशन है कि उनके लिए
अगर नाम अगर आपने तब्दील करना है तो फिर उनके लिए अलहदा सूबा दिया जाए, क्योंकि उसके लिए हमने जाने भी दी और उसके लिए बहुत बड़ी मूवमेंट चली, जिसकी वजह से क्योंकि ANP की ये ख्वाहिश थी और उनकी मेहनत की वजह से ये नाम चेंज किया गया, तो उसकी वजह से उन्होंने हमारी मुखालिफत उसमें और 5 साल तकरीबन वो मुखालिफत में ही रहे। फिर गुज़श्ता हुकूमत दौर जो आया 2013 से 2018 तक, तो उसमें भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट PTI की थी। यहाँ पे हमारे जो प्रोविंशियल के जो MPA थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी पार्टी से थे, लेकिन उनको भी बड़े प्रोजेक्ट पे वो, क्योंकि कोशिश उन्होंने बड़ी की, सरदार ज़हूर साहब ने इसके बारे में प्रोजेक्ट पे काम भी किया, लेकिन वो क्योंकि खातर खा यहाँ से उसकी अप्रूवमेंट नहीं हो सकी। मैंने अक्सर अपने नुमाइंदे जो साथी थे उस वक्त उनसे यही गुजारिश होती थी कि आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट से उसकी अप्रूवमेंट उसकी जो है वो ले के आ जाएँ, तो फेडरल में हम भरपूर आपके साथ हों, जो भी हुकूमत हो फेडरल में। और उसमें यह तो इस वक्त जो हुकूमत है मैं समझता हूँ, क्योंकि फेडरल में भी पाकिस्तान PTI की हुकूमत है और प्रोविंस में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस वक्त ये वक्त है कि दोनों हुकूमतें एक पेज पे हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है कि अगर दोनों हुकूमतें एक पेज में हैं तो ये हमारा मसला जो है कम से कम पानी वाला मसला मानसरा के शहर का और मानसरा के मुज़ाफ़ात का ये हाल होना चाहिए। सरदार साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, बड़ी तफसीलन आपने बताया सरदार यूसुफ साहब के बारे में भी, उन्होंने किस तरह वो स्टार्ट लिया, फिर उसके बाद आपने मानसरा के शहरियों के लिए जो जो काम किए उस पर भी आपने तफसीलन बताया, बिजली गैस। लेकिन सर यहाँ पे जो आपके मुखालिफिन हैं, जो सियासी मुखालिफिन हैं, वो अक्सर हर जलसे में यही कहते हैं कि जी 35 सालों से सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब और उनकी टीम ने कोई काम नहीं किया। तो इस पर ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि इन 35 सालों में मानसरा में जो काम हुए हैं उसमें आप लोगों का कितना किरदार है, कितना रोल है, और ये जो सियासी ये बयानात आ रहे हैं जो कि आवाम भी कह रही है बाज़ कि जी आप लोगों ने काम कोई नहीं किया, तो इस पे ज़रा थोड़ा सा तफसीलन आप रोशनी देखिए जी, डालिएगा। उसमें एक चीज़ तो है कि आवाम भी सारी आवाम नहीं कह रही और ना सारे सियासी मुखालिफ भी नहीं कह रहे, बस एक तबका है जो जिनको ये प्रॉब्लम है शायद, कि वो ऐसी बातें करते हैं कि 35 साल फलां, लेकिन बात यह है कि उनके लिए भी कोई और चीज़ नहीं है ना कि वो जिस पे वो पॉलिटिक्स कर सकें। उनकी एक पॉलिटिक्स है और ये वो उस पे वो सियासत करते हैं। लेकिन बात जहाँ तक इम्प्रूवमेंट की है तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान बनने के बाद 35 साल क्या थे, और पाकिस्तान बनने से बाद जब सरदार साहब या बाकी जो नुमाइंदे 35 साल गुज़श्ता 35 साल में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, इसका ज़रा मुआवजा किया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि बिजली के कितने प्रोजेक्ट हुए, आपको पता चल जाएगा कि गैस के कितने प्रोजेक्ट हुए, आपको पता चल जाएगा कि मोटरवे कैसे बनी, कब बनी, हज़ारा यूनिवर्सिटी कब बनी, फिर कॉलेजेस कब बने। मैं किसी एक नुमाइंदे की बात नहीं करता, मैं एज इज्तिमाई ये बात करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिशें की गई और जदोजहद भी की गई, मेहनत भी की गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इम्प्रूवमेंट हुई। और जहाँ तक 2005 के बाद ज़लज़ला आया, बहुत नुकसान हुआ। हमारे जो तकरीबन 1400 से ज़्यादा स्कूल जो है हमारे वहाँ उस वक्त के 1700 के करीब ज़िला मानसरा के, और उसमें तकरीबन 800 के करीब स्कूल बन गए। लेकिन जो अभी भी कुछ एरिया रहते हैं, कुछ इलाके रहते हैं जहाँ पे, क्योंकि वो डोनर्स आए, सबसे ज़्यादा हमें उसमें डोनर्स ने नुकसान दिया। जब डोनर्स आए और फिर ज़मीनों के डिस्प्यूट शुरू हुए, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं बन सके। फिर इसी तरह आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 1990 में जब सरदार साहब पहली दफ़ा मेंबर नेशनल असम्बली बने तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मानसरा चलखड़ रोड, जिससे ये तहसील बालाकोट के जितने भी अवाम है और ज़िला मानसरा के खसूसन ये नारान और ये कागान, ये जितना भी एरिया है टूरिस्ट एरिया जो है, ये कितना एक्सप्लोर हुआ और कितने लोगों को रोज़गार मिला, ये एक तब्दीली हुई ना जी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्रोजेक्ट पे हमें फ़ख्र भी है। और इसी तरह अब ये जो दूसरा प्रोजेक्ट 2002 से हमारा पहला यही मुतालबा रहा हुकूमतों से कि हमें एक्सप्रेस वे दिया जाए, मेन रोड, हम जो मानसरा के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम।
अक्सर जब मेरी मीटिंग्स हमारी ये हज़ारा के नुमाइंदों के साथ होती थी तो उस वक्त भी लैंड का डिस्प्यूट एक्सप्रेसवे के हवाले से बात होती थी, तो वो ये कहते थे जी कि लैंड इस तरफ से हो उधर से हो, लेकिन मैं यही कहता था जी कि आप अगर राइट एबटाबाद की राइट साइड से बनाएं या लेफ़्ट साइड से बनाएं, हमें चाहिए रोड। हम चाहते, हमारे लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं, डिस्ट्रिक्ट मानसरा सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि 6-6 घंटे यहाँ से इस्लामाबाद को लग जाते थे। तो हमें ज़रूरत है कि रोड बन जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पे आए, उन्होंने कहा जी हम तो एक्सप्रेसवे की बात करते थे, उन्होंने कहा जी मोटरवे बने। तो हमें उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं हज़ारा के अवाम, ख़ासकर मानसरा के अवाम, कि उन्होंने मोटरवे बना के दे दिया। आज रात को मैं आया हूँ, हमारा तकरीबन 1.5 घंटा इस्लामाबाद से लगा। एयरपोर्ट से जो आता है, हमारे लोग बैरून मुल्क हैं जो आते हैं, वो तकरीबन 1.5 घंटे में मानसरा होते हैं। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ रोज़गार का भी बड़ा इजाफा हुआ, क्योंकि रोज़गार का इस लिहाज से कि हमारी जो वेजिटेबल है, हमारी जो सब्ज़ी है, बाकी चीज़ें हैं जो मंडियों में जाती है, तो वो हमारा जो काश्तकार है उसको उसकी पूरी कीमत मिलती है। इस लिहाज से जो फ्रेश चली जाती, 6-7 घंटे इंतज़ार करके जब जाती थी तो उतनी। तो अब ये इम्प्रूवमेंट जो है रोज़गार के हवाले से भी है, और फिर ख़ासकर सी पैक जो है वो जो मानसरा हज़ारा से गुजरी, तो इससे भी इंशाअल्लाह एक बड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी और पूरे इलाके के लिए रोज़गार बनेंगे। तो ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट। आपने जिस तरह बात की कि तहसील बालाकोट में जब ज़लज़ला आया उसके बाद बहुत ज़्यादा तबाही हुई, स्कूल्स भी गिरे, बकौल आपके कि कई पे काम भी हुआ, लेकिन वहाँ पे जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, जो अभी रिसेंटली भी लोग उस पर बात कर रहे हैं, अभी फिर अक्टूबर आ गया है, अभी फिर लोग एहतजाज करेंगे, लेकिन वो एहतजाज होता है, उस दिन दुआ होती है, उसके बाद पूरा साल कोई नहीं देखता। बकरियाल सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो बकरियाल सिटी पे सर उस वक्त ये हुआ था कि आपको पता होगा कि सरदार साहब की गाड़ी पे हमला भी हुआ, वहाँ पे छोटा सा इशू भी हुआ था। फिर उसके बाद आप लोग गवर्नमेंट में ही थे, फिर सरदार साहब वफाकी वज़ीर भी थे, और इस पे सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने ऐलान भी किया था कि जल्द ही इस मामले को हल कर लिया जाएगा, और यहाँ तक कहा गया था कि 2-3 महीनों में इनको प्लाट जो हैं उनकी अलाटमेंट भी दी जाएगी। तो सर उस पर क्या हुआ था, वो ज़रा थोड़ा सा बता दें। नहीं, उसमें एक बात तो ये है ना कि वो जो आपने बात की कि सरदार साहब की गाड़ी का, वो मसला लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम था। उस वक्त वो बालाकोट सिटी के अवाम का कोई मसला नहीं था। अवाम तो चाहती थी, अब भी चाहती है, और हमारी भी यही कोशिश है कि वहाँ पे जो प्लाट हैं वो अवाम को मिले। हमने तो ये भी गुजारिश की थी कि जिस तरह के प्लाट हैं उनको अलाट कर दें, और वो खुद ही लोग उसमें इम्प्रूवमेंट। लेकिन क्योंकि वो एक मसला जब जो बना तो वो काफ़ी लंगरान हो गया। अभी हमारे 15 साल, ये बदकिस्मती है इस प्रोजेक्ट की कि 15 साल तक इस प्रोजेक्ट को फाइनल नहीं कर सके। इसमें पॉलिटिकल और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब की मैं कहूँगा कि उनकी ये बात, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू, वो तो हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि उस वक्त ये कोशिश भी इसी लिहाज से की गई थी कि एक नया शहर बने, और बालाकोट को क्योंकि फॉल्ट लाइन पे है शहर, और उसके नाम पे ऐसी जगह बन जाए उस वक्त कि जिसको विदिन 2-3 ईयर्स खड़ा कर दिया जाए। लेकिन ये प्रॉब्लम हुआ कि जब उसके ऊपर फिर जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो प्रोजेक्ट में फिर वो बहुत सारे मसाइल हुए। ये जो बात की आपने, उसमें लैंड एक्विजिशन के बारे में ये प्रॉब्लम हुआ था कि कुछ साथी फिर आए, उन्होंने गाड़ी के ऊपर तो नहीं, बस वो लोग आए, उन्होंने फिर बात की। हमारे अपने ही लोग हैं, कोई बात नहीं, आज भी वो हमारे अपने हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। कि लेकिन बात यह है कि उस वक्त यही बात हुई थी कि हमारे, क्योंकि वो लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़मीनों की मुआवजे कम हों या इस तरह, तो उस वजह से लोगों की वो तहफ़्फ़ुज़ात थे जो ज़मीनें दे रहे थे, तो उस वजह से ये मसला हुआ था। बालाकोट के लोगों का कोई नहीं था। अब क्योंकि बालाकोट के जो शहरी हैं, बालाकोट के रहने वाले हैं, उनके लिए वो उनके अपने उनके लिए बड़े मसाइल हो गए। अब जो, क्योंकि एक तो ये है कि काफ़ी अरसा गुजर गया, फिर ये प्रोजेक्ट जो है फेडरल गवर्नमेंट ने इरा के ज़रिए किया, लेकिन एक्विजिशन और जो उसके आगे प्लाट अलाटमेंट है, ये दोनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिए। देने भी चाहिए, क्योंकि ज़मीन का जितना मामला है वो सूबों के पास ही होता है। तो उस वजह से सूबाई हुकूमतों में हमें, जो मैंने पहले बात की, हमेशा अपोजिशन में रही, ये लेज़ॉन सही नहीं रहा। हम तो आज भी उस हवाले से मैं समझता हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट
कि जितने भी उस वक्त नुमाइंदे हैं या इस वक्त भी जो नुमाइंदे हैं, आज भी वो अगर मिल के सब, फेडरल गवर्नमेंट का तो इससे ताल्लुक वही था, सिर्फ फंडिंग का था, बाकी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड थे और अब भी वो रिलेटेड हैं। आज भी जो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को अलाट कर दिए जाएँ, जो प्लाट हैं उनको अलाट कर दिए जाएँ, जितना काम हो गया लोग खुद ही अपनी इम्प्रूवमेंट करवा लेंगे। और एक शहर तो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसको क्योंकि रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है, तो जो रहता है उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओन करे और उसको ओन करके इनको अलाट कर दे, ताकि ये लोग अपना, अब तो वो जो लोग जो एक दो लोगों की फैमिली थी, आज वो तो दो बड़ी फैमिलियां हो गई, आज उनको अलाट करने पे बड़ा टाइम लगेगा। तो उस वजह से जिनको अलाट है उसको कर दें, ताकि ये ना हो कि पाकिस्तान में जिस तरह केसेस होते हैं ना, कि बाप इलेक्शन वो जो केस शुरू करता है तो पोते के वक्त वो होता है, तो ये ना हो कम से कम। तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि ये प्रोजेक्ट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। तो सरदार साहब 2018 के इलेक्शन पे आते हैं थोड़ा सा। 2018 के इलेक्शन में आपके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार थे, जो कि चंद सौ वोटों की लीड से आपसे जीते भी थे, हाजी सालिम मोहम्मद खान साहब, उनकी बात करता हूँ कि इलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर एक नारा लगा, एक एहतजाज भी हुआ आप लोगों की जानिब से कि जी इसमें धांधली हो गई है। फिर उसके बाद अदालत में रिकाउंटिंग हुई, लेकिन उसमें भी दोबारा हाजी सालिम मोहम्मद खान साहब जो हैं वो उनको करार दिया कि वो जीत गए। उसके बाद आप हाई कोर्ट में गए, अभी 5 अक्टूबर को सुना उसका फ़ैसला भी होने वाला है। तो सर ये बताइएगा कि कैसे धांधली हुई वहाँ पे, और इतना बड़ा मामला हुआ, यहाँ पे एहतजाज भी हुआ और अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से भी उस पर कोई बात नहीं की गई। हाई कोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा वो अभी क्योंकि केस बहुत लंबा हो गया, अभी क्या पता 5 को उसका फ़ैसला आता है या नहीं आता। तो क्या समझते हैं कि ये चंद सौ जो लीड उनको मिली है, तो इसमें कितनी धांधली हुई है, किस तरह धांधली हुई है, ज़रा थोड़ा सा इस पर आज खुल के ज़रा बता दें, क्योंकि लोग भी कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा नारे लग रहे हैं, धांधली हुई है। तो आया किस तरह धांधली हुई है, ज़रा ये बता दें सर। देखिए, बात यह है कि जब ये इलेक्शन हुआ 2018 में, तो इसमें आप भी फील्ड में रहे, हम भी फील्ड में थे, हालात, एनवायरनमेंट आपको सबको पता है कि किस तरह वो इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह हालात सामने नज़र आ रहे थे कि कामयाबी है। और क्योंकि आखिरी दिन में जब इलेक्शन पोल हुए, तो जब 11 बजे तक आपको पता है कि आरटीएस सिस्टम जो था, आरटीएस सिस्टम कहते हैं उसको, जब तक वो चल रहा था तो हमारी पोजीशन ठीक चल रही थी, ठीक है ना जी। और जिस वक्त आरटीएस सिस्टम डाउन हुआ और फिर भी दूसरे दिन तक भी पोजीशन वाज़ेह नहीं थी। 2-3 चीज़ें हैं। हमने इलेक्शन किया, जब से भी इलेक्शन किया तो एक चीज़ होती है कि एक तो रिटर्निंग अफसर के पास जब भी रिज़ल्ट आते थे तो वो अनाउंस कर देते थे जिस इलाके से आते थे। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि हमारे रिटर्निंग अफसर ने हमें कभी नहीं अनाउंस नहीं किया, जो भी आता था कहते थे हम कंप्यूटर पे डाल देते हैं। खैर उनका अपना अदालती मामला है, उसमें हम नहीं। लेकिन बात यह है कि वो, जहाँ तक ये चीज़ें हैं, इसको हम फेयर इसलिए नहीं समझते कि रिज़ल्ट हमारे जो हिलीज एरिया है, हिलीज एरिया के रिज़ल्ट पहले आ जाते हैं, शहरी एरिया के रिज़ल्ट दूसरे दिन आते हैं। ये बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डाउटफुल बन जाती हैं। तो ये डाउटफुल चीज़ें जो थी इस वजह से बनी। फिर दूसरी बात यह है कि रिजेक्ट वोट जो है वो तकरीबन आप देख लें कि सबसे ज़्यादा रेशो रिजेक्ट वोट्स की इस दफ़ा पहली दफ़ा हुई। 3-4 हज़ार वोट रिजेक्ट होते थे, इस दफ़ा 14 हज़ार वोट रिजेक्ट हुए, ठीक है, ये बात हुई। इसके अलावा बाकी बहुत सारी सील्स जो थी वो भी नहीं थी, बहुत सारे बैग्स थे वो खुले हुए थे। तो इस वजह से ये डाउटफुल बनता है और डाउट में हमेशा उसके ऊपर बात होती है और इसी वजह से इस पर बात हुई। फिर अदालत में भी हम इसी वजह से कि वरना अदालत में जाने की ज़रूरत क्या है, जब कोई डाउट नहीं होता या प्रॉब्लम नहीं होता तो अदालत जाने की ज़रूरत में। हम तो फेयर बात करते हैं, हम तो कहते हैं जी कि फेयर चीज़ हो तो उसमें कोई भी चीज़ है इसमें नहीं है, वही तो आवाम की नुमाइंदगी करनी है। अगर इलेक्शन हो, आप में नुमाइंदे हैं या नहीं हैं, फिर भी आप नुमाइंदे हैं, में खिदमत जो है वो तो हर तरह हो सकती है। तो जब आदमी नुमाइंदा बन जाता है तो फिर उसके लिए अपना वोटर फिर उसके लिए हल्का होता है, फिर उसके लिए वो ज़िला होता है कि आप ज़िला के नुमाइंदे हैं या हल्के के नुमाइंदे हैं, ये बातें होती हैं। तो सर 5 को अभी फैसला होना है? 5 नहीं, मेरा ख्याल है 8 को है, लेकिन 8 को उस पर
कुछ एप्लीकेशनें हैं उनकी तरफ से भी, उन पर भी कुछ फैसला होगा। सही। तो उसके बाद अगला मरहला जो होगा तो उस पर बात अदालत अपनी डायरेक्शन देगी। सरदार साहब, जिस तरह इलेक्शन हुआ उसके बाद हाजी सालिम अहमद खान साहब आए एनए पे, इसी तरह वो एमएनए बने, उसके बाद कई जो हैं एमपीएस हैं पीटीआई के, आपके ही हलके में लगते हैं जनाब सैयद अहमद हुसैन शाह साहब, इसी तरह मानसेरा में बाबर सलीम स्वाति साहब और बाकी भी दीगर जो लोग हैं। तो अक्सर इस तरह होता है सर कि वो अपने कोई भी तरक्याती प्रोजेक्ट जो होते हैं वो उस पर जाते हैं, वो उनका इफ्तिताह होता है, कोई भी चीज़ होती है तो मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं, जो आपके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो सोशल मीडिया पे भी, अखबारात में भी उनकी जानिब से एक चीज़ आती है कि ये तो ऑलरेडी पहले का प्रोजेक्ट है, ये मुस्लिम लीग नून के दौर का प्रोजेक्ट है। तो सर इस पर क्या कहेंगे, आया उसमें कोई सदाकत है या वैसे ही कहते हैं वो? देखिए जी, वैसे तो बात करने की ज़रूरत कुछ चीज़ है ही नहीं ना जी, वैसे बात करने से कोई फ़ायदा तो नहीं। देखिए कुछ प्रोजेक्ट हैं, मसलन हमारे ये रोड है, ये जो मेन नहर के साथ रोड, ये 2018 से पहले की इसकी अप्रूवल हुई थी। और फिर उस वक़्त जब अप्रूवल हुई थी तो वो क्योंकि फेडरल मिनिस्टर थे सजाद साहब, तो उन्होंने बात की इरिगेशन डिपार्टमेंट से, प्रोविंशियल से, फिर उनसे उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हम आपका ये रोड क्योंकि इसको अप्रूव करके दे देते हैं, इसके लिए ये तो उनका डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट के ज़रिए करते हैं। तो वो ऐसे हुआ कि ये जब रोड आया तो इंजीनियर्स आए, यहाँ पे हमारे घर पे ही आए, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर आए, वो सारे, हमने किसी को नहीं बुलाया, हमने वो खुद ही डिपार्टमेंट ने भेजा कि जो उनका इलाका, उनका गाँव है और उनका रोड है यहाँ पर, तो ये उस वक़्त से गुज़श्ता दौर से उसकी अप्रूवल हो गई, टेंडर हो गया, क्योंकि इलेक्शन हुआ तो फिर नहीं हुआ, रुक गया। तो उसके बाद वो जब रोड बनाने के लिए आए तो यहाँ पे क्योंकि साथियों ने, गांव इलाके के जो साथी थे, जो गांव के लोग थे यहाँ के, तो उन्होंने कहा जी कि आप वहाँ पे, हम इफ्तिताह कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर जो थे उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे ऐसा है कि आज हम काम शुरू कर रहे हैं तो हम उसका आपसे दुआ करवा लेते हैं, इफ्तिताह करवा लेते हैं। तो सदार साहब ने कहा कि नहीं, मेरी ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये हल्का भी अभी, क्योंकि एमपीए भी हैं यहाँ पे, तो वो करें या कोई और, तो क्योंकि वो ज़ाहिर है लोगों की तो होती है। उन्होंने कहा जी आप दुआ कर लें बस। वो चले गए यहाँ से नीचे, यहाँ दुआ हो गई, मैं यहाँ पे नहीं था। तो उसको, क्योंकि जहाँ तक सरकारी बोर्ड है, बोर्ड की बात, यहाँ पे बोर्ड भी था, उन्होंने बनाया था, ला के वो रखा हुआ भी है इरिगेशन डिपार्टमेंट ने। तो वो फिर हमने, सजा साहब ने कहा नहीं, लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हल्के से बाकी नुमाइंदे हैं, एमपीए हैं, तो वो अपने हल्के में वो करें। तो ऐसे हुआ कि वो फिर बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। यहाँ पे वो एमपीए साहब आए, उनका तो हल्का है, एमएलए साहब भी आए, उन्होंने फिर बात की जी कि हमने वो रोड बना दिया। हालांकि कोई बनाता, भाई कोई बात नहीं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, बात यह है कि आज मोटरवे यहाँ पे बना है तो वो उस पर सारे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सुई गैस के प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे किए, मानसेरा तक पहुँचा, मानसेरा के इर्द गिर्द 5-6 किलोमीटर के रेडियस में तकरीबन जो पिछले में बहुत से गांव हैं, तकरीबन 10-15 गांव हैं जिनमें वो गैस पहुंचाई गई। तो वो हर किसी को पहुंची, जिसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, सबको पहुंची। वो मेरा हक एज ए नुमाइंदा, मैं समझता हूँ कि हमारा हक बनता है और इस आवाम का हक है कि उनको पहुँचे। इसी तरह नादरा ऑफिस बने और इसी तरह बल्कि हर एरिया में नादरा ऑफिस बनाए गए गुज़श्ता दौर में। पासपोर्ट ऑफिस लाया गया यहाँ पे, उससे हर आदमी मुस्तफ़ीद होता है। तो जहाँ तक ये बात है कि उसका फिर, क्योंकि उस वक्त ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पहले का शुरू हुआ, तो इसलिए उन्होंने कहा, नाम पे ही ये था कि उनका घर है और उनके घर का रोड है, तो उस वक्त उन्होंने दुआ कर दी। तो उसके बाद फिर वो आगे उन्होंने कहा जी कि हम, हमारी हुकूमत है ये, चलो कोई बात नहीं, हुकूमत है, लेकिन क्योंकि जो हमारे वर्कर्स हैं वो, क्योंकि उनको तो ब्लैक एंड वाइट का बात तो पता है कि पीछे से जब प्रोजेक्ट हुए, गुज़श्ता शुरू हुए, तो उनके ऊपर अभी ये मसलन आपने सुई गैस का, शिनकारी को तो गैस प्रोवाइड किसने किया, दुनिया को पता है कि किसने प्रोवाइड की। सजा साहब और कैप्टन साहब के दौर में हुई, उन्होंने एक शुरू किया। अब किसी ने बोर्ड लगा लिया वहाँ पे, तो कहे जी कि मैंने ये प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, तो वो तो कोई नहीं मानता। तो इस वजह से ये वर्कर जो है ना, वो फिर ये बात लिखते हैं कि ये प्रोजेक्ट हुआ तो गुज़श्ता ही दौर में, अब ये है, ज़ाहिर है हुकूमत है उनकी, तो उस वजह से वो अपनी प्लेटें लगा रहे हैं।
तो सिर्फ प्लेटफॉर्म वाला काम ही कर रहे हैं ना, बाकी और काम तो नहीं हो रहा, कोई प्रोजेक्ट तो नहीं लेके आया ना। बात बुनियादी चीज़ यह है कि प्रोजेक्ट जिस तरह सुई गैस का प्रोजेक्ट हुआ, अब अगर कोई कहे जी कि मैं शिनक्यारी सुई गैस का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। इसी तरह अगर कहे कि जी कि मैं अतरशीशा तक लेग, ये तकरीबन 3 लेग बने थे इस प्रोजेक्ट के, 1 लेग शिनक्यारी, अदर लेग वाज बेदरा टू अग्रोर, 3rd लेग इज़ बालाकोट। तो बालाकोट लेग का फर्स्ट फेज़ जो है ये जावा, उसकी फंडिंग्स, उसका सारी डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव हो चुकी है उसकी 2018 में, क्योंकि 2017 में फंडिंग हो चुकी थी, पाइप का मरला आ रहा था, लेकिन उन्होंने क्योंकि लिंगर आने से हुआ कि वो, क्योंकि ये जो तल्ली आबादी है पखल की, खासकर ये जो शिनक्यारी वाली, ये कंजेस्टेड पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ की आबादी जो है वो इतनी कंजेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने फंडिंग ज़्यादा करनी पड़ी। तो वो ऐसा हुआ कि 2018 मार्च की मुझे याद है कि मैं यहाँ पे ही था, तो फिर वो इसके बारे में हम काम कर रहे थे। तो ऐसे हुआ कि डिपार्टमेंट ने फंड्स, इजाफी एडिशनल फंड्स मांग लिए, तकरीबन 35 करोड़ के करीब या ऐसे 40 करोड़। वो फिर सरदार साहब ने ऐसे किया कि प्राइम मिनिस्टर अपना होते थे अब्बासी साहब, तो उनसे फिर वो अप्रूव करवाए और वो फंड चले गए। जब वहाँ पे पहुँच गए तो अब क्योंकि अब यहाँ पे पाइप का मरला था, एमडी से भी बात हुई कि पाइप का मरला है, उसको पाइप दे दिया जाए, लेकिन सडनली क्योंकि इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन की वजह से वो रुक गए। अब भी वो हमारे जो हुकूमत उस वक्त की हो, इस वक्त की हो, जो भी हुकूमत अगर फंडिंग करती है ना, तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट चलना चाहिए। तो अब वो फंडिंग हो चुकी है। फर्स्ट लेग जो है अतरशीशा तक 20 किलोमीटर, ये भी तकरीबन 10 इंच की लाइन है। वो इसलिए 10 इंच की लाइन है कि वहाँ से आगे वो जाएगा बिसिया, और बिसिया से एक फेस जो है, एक लेग जो है वो चला जाएगा बालाकोट 8 इंच का, और दूसरा गढ़ी बुला 8 इंच की आ जाएगी। तो इस वजह से ये जितना भी एरिया है बालाकोट का इंशाल्लाह उससे कवर हो जाएगा। तो सरदार साहब, बात ये है कि एक उड़ती हुई खबर आ रही है कि कैप्टन सफ्तर साहब जो हैं, उनके साथ अंदरून खाना जनाब साले मोहम्मद ख़ान साहब जो हैं, उनके राब्ते हैं, और ये भी सुनने में आया कि सरदार साहब और आप लोगों के साथ कोई मुलाकात वगैरह कभी कोई अरेंज हो रहा है, और मुस्तकबिल में वो फिर आपके साथ शामिल हो रहे हैं जनाब साले मोहम्मद ख़ान साहब। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा, आया इसमें कोई सदाकत है या नहीं? नहीं, इसमें कोई राब्ते हमारे नहीं। अच्छा, कोई राब्ते नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कैप्टन साहब की वजह से और इस तरह? नहीं, कैप्टन साहब भी हमें पूरा वो है, कैप्टन साहब का हमारा जो ग्रुप है उसका पूरा एक एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे जितने भी साथी हैं उनका जो चल रहे हैं वो फेयर और इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। कैप्टन साहब भी जो बात होती है पूरे एतमाद से एक दूसरे से होती है, और यही एक एतमाद ही का ज़रिया है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे हमारे भाई सजाद अहवान साहब नुमाइंदगी करते हैं, पार्टी की नुमाइंदगी, हमारे ज़िले की नुमाइंदगी उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह करते भी हैं, और कैप्टन साहब भी हैं। कैप्टन साहब तो हम तो ज़रा असम्बली से बाहर हैं, लेकिन इस वक्त नुमाइंदगी उनकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बात है वो वहाँ पे होती है। प्रोविंस में सरदार साहब हैं, नईम सखी साहब हैं, वो एक नुमाइंदगी करते हैं, बात करते हैं। प्रोविंस में हमारी तादाद कम है, लेकिन एक नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह है, और नुमाइंदगी अच्छी तरीके से हो रही है पार्टी के हवाले से। तो थोड़ा सा ये है कि अपोजिशन में है, थोड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन इंशाअल्लाह हालात जो हुकूमत के हालात हैं तो वो तो आपके सबके सामने है कि इन्फ्लेशन कितना हाई हो चुका है लोगों में। अभी अगर अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, अभी ये अगर इकट्ठी होकर ना निकली तो लोग खुद फिर निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हालात लोगों के बड़े मुश्किल हैं। तो इस वजह से हमारे अपने जो ताल्लुकात हैं, अपने मामलात हैं, इंशाल्लाह उसमें हमारा एक दूसरे का पूरा एतमाद है। तो सरदार साहब, अगर खुदा न ख्वास्ता, जिस तरह ये अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है खुदा न ख्वास्ता, देखें सियासत में तो कोई हरफ आखिर नहीं है, तो अगर दोबारा हाजी साले मोहम्मद ख़ान साहब जो हैं वो आपके साथ मिलना चाहें, आपके साथ आपकी पार्टी में दोबारा आना चाहें, या उनको कोई लेके आना चाहे, कोई भी लेके आना चाहे, कैप्टन सफ्तर साहब या कोई भी, मुस्तकबिल का पता नहीं चलता कौन कहाँ पर जा रहा है, तो क्या आप उनको वेलकम करेंगे? किस तरह फिर आपका माहौल कैसा, आप आपस में किस तरह बैठेंगे?
देखिए हमने तो किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। देखिए ना, आपको तो इल्म है हमारी जो सियासत या सरदार साहब की जो सियासत है वो शुरू से जो रही है। तो आज डिस्ट्रिक्ट मानसरा में मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल शख्सियत नहीं जिसके साथ इत्तेहाद ना रहा, लेकिन किसी भी के ख़िलाफ़ कभी कोई बात ऐसी नहीं हुई और ना ही किसी को टारगेट बना के बात की। तो ये साहब आए, ये तो बने भी सरदार साहब ही के साथ चले और फिर वो बन गए, एक पोजीशन मिल गई। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा टारगेट नोबडी डिड द सेम द वे ही डिड, क्योंकि सबसे ज़्यादा टारगेट इन्होंने सरदार साहब को बनाया और इस तबके को बनाया, ठीक है ना जी। तो इस वजह से ये इक़्तिदार, ये सियासत में ये चीज़ें आने जाने वाली चीज़ें होती हैं। कोई नहीं होता, आज कोई इक़्तिदार में होता है, कल कोई और होता है, लेकिन जो असल चीज़ जो होती है ना इक़्तिदार, वो अवाम के दिलों का मोहब्बत होती है, दिलों का खुलूस होता है। अवाम के दिलों में जो होता है तो उसको कभी कोई नहीं निकाल सकता, जो कुछ भी करे। तो अल्लाह का फजल है कि अवाम की खिदमत की है सब कुछ कुर्बान करके। तो अगर वो अवाम की खिदमत अगर सब कुछ कुर्बान करके की है तो इसी तरह वो अवाम की मोहब्बत भी उसी तरह है। बड़ी बेलौस मोहब्बत है अवाम की और लोगों की, बड़ी बेलौस मोहब्बत। और जिस तरह आपने देखा होगा कि 2008 का ये 2019 का जो ज़िमनी इलेक्शन था, उसमें बालाकोट में अवाम ने बड़ी मोहब्बत की, बल्कि मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था अवाम का, बालाकोट की अवाम का, कि आप सूबाई असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करें। अगर मेरी ये ख्वाहिश, हमारी इक़्तिदार या सीटें लेने की ख्वाहिश नहीं होती, मेरी यही ख्वाहिश थी कि बालाकोट से ही कोई आदमी हो। सरदार साहब की भी यही ख्वाहिश थी, उन्होंने मेरे साथ भी यही बात की कि जी कि हम तो ये चाहते हैं कि नुमाइंदगी वहाँ से निकले, लोग वहाँ से निकलें, खिदमत करें, खिदमत वाले लोग आएँ। इत्तेहाद हुआ हमारा, उसमें इलेक्शन में हम रह गए, लेकिन बात यह है कि लोगों ने तो भरपूर कुर्बानी दी, भरपूर साथ दिया, तो उसमें हमें कोई उस पर वो नहीं। अवाम ने तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ देती है और अवाम साथ देती रहेगी और हमेशा सच के साथ रहती है। तो ये जो इलेक्शन हुआ 2018 का, ये तो आपको सबको पता है कि पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ। तो इस वजह से हमें यह नहीं है कि ये इलेक्शन हम रह गए या किस वजह से उस पर, लेकिन अदालत में भी हम इसीलिए गए कि हमारा हक है, अवाम का हक है, अवाम का प्रेशर है कि हमें जाना चाहिए कि उनके हुकूक को पामाल किया गया है, उनके एतमाद को पामाल किया गया है। तो उससे इंसाफ का तकाजा यही है कि हम अदालत में जाएं। तो इस वजह से हम गए अदालत। सरदार साहब, सूबा हज़ारा पे थोड़ा सी बात करते हैं। तो सर ये है कि सूबा हज़ारा के हवाले से जब ये तहरीक चली थी, सूबा हज़ारा, बाबा हैदर ज़मान और सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब और उनके साथ जो उनके रफ़क़ा थे वो थे, लेकिन ज़्यादा सबसे आगे जो थे बाबा हैदर ज़मान और सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब थे। तो सरदार साहब ने एक नारा भी लगाया था, फिर उसके बाद क्योंकि आप लोग इक़्तिदार में थे, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली आप देख लें कि वफाकी वज़ीर थे सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब। तो सूबा हज़ारा के लिए क्या किया है सर? और अभी भी मतलब लीड तो सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ही कर रहे हैं और आप उनके फ़र्जंद हैं, तो आपको भी ज़्यादा पता होगा कि सूबा हज़ारा तहरीक जो है वो कहाँ तक पहुँची है और अभी उसका क्या मतलब, वो किस मकाम पर मौजूद है वो सूबा हज़ारा? सूबा हज़ारा के हवाले से जो बात थी, सबसे इनिशिएट ही सबसे पहले जो किया सरदार साहब ने और सरदार हैदर साहब, अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत करें, फरमाएँ। और जब उस वक़्त शुरू इस लिहाज से इस तरह हुई कि ये एबटाबाद का जो वाक़यात हुआ और फिर असम्बली में, पार्लियामेंट में मैंने अमेंडमेंट उसके हवाले से पेश की, फिर मेरी पार्टी पूरी ने मेरा साथ दिया। उस वक़्त मुस्लिम लीग काफ थी। तो 18th अमेंडमेंट हुई, पूरे पाकिस्तान में एक खुशी की बात हुई कि इक़्तिदार डिवॉल्व हुआ। लेकिन हमारे लिए और हज़ारा के अवाम के लिए हम समझता हूँ, उस वक़्त भी हमने यही बात की थी, हमारे लिए, क्योंकि पूरे मुल्क के लिए एक अच्छी बात हुई, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात नहीं हुई। हमारी जो तर्जमानी हुई, ख़ासकर पाकिस्तान जब बना तो सूबा सरहद जो था उस वक़्त, ये वाहिद सूबा था जहाँ पे रेफरेंडम हुआ। पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन कुछ इलाकों में ऐसे हुआ, और ऐसे हुआ, पार्टीशन का फार्मूला ये बना था कि जहाँ जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो और जहाँ पे हुक्मरानी हो, तो पार्टीशन ज़्यादा जो पॉपुलेशन ज़्यादा तो मुसलमानों की जहाँ पे थी तो वहाँ पे मुसलमान हुकूमतें बननी थी, और जहाँ पे हिंदुओं की थी तो वहाँ पे बाकी कौमों की थी, बाकी जो मज़ाहिब थे तो उनकी उस तरह बनी।
तो वो उस लिहाज से एक तो ये था कि जिस तरह अब ये जो कश्मीर का डिस्प्यूट है, तो कश्मीर एंड हैदराबाद दक्कन जो है, तो हैदराबाद कैसे हुआ है कि नाज़िम हैदराबाद ने उस वक़्त पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो पॉपुलेशन वहाँ पे मुसलमानों की इतनी नहीं थी कि उस वजह से वो थे। इसी तरह कश्मीर में जो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने इत्तेहाद कर दिया हिंदुस्तान के साथ, लेकिन अवाम ने न माना, जिसकी वजह से रेफरेंडम होना चाहिए था वहाँ पे, उस वक्त रेफरेंडम नहीं हुआ। यहाँ पे भी KPK में ऐसे हुआ उस वक्त सूबा सरहद में कि यहाँ पे फिर वो रेफरेंडम, क्योंकि हाल यही हुआ कि रेफरेंडम कायद-ए-आज़म ने जब उस वक्त रेफरेंडम की हामी भरी, रेफरेंडम हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत उस पर की, सबसे ज़्यादा जो कोशिश की, तो वो हज़ारा के अवाम ने, और हज़ारा के अवाम ने उस वक्त 98% जो थे वोट वो रेफरेंडम पाकिस्तान के हक़ में दिए। और इसी की वजह से हम समझते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त तकरीबन 60% के करीब ऐसे हुआ, 70% के करीब वो हक़ में आया पाकिस्तान के रेफरेंडम, और ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। अब अगर ये पाकिस्तान का हिस्सा बना तो फिर हज़ारा के अवाम की एक बड़ी अहमियत है। उस अहमियत के हवाले से हम चाहते थे कि वो डिस्प्यूटेड नाम ना हो जिसमें किसी भी एक कौम का या एक उसका नाम हो। तो हम ये चाहते थे कि ये मुश्तरका नाम हो, सूबा सरहद एक नाम था, एक तारीख़ी नाम भी था, उस हवाले से हो, या कोई और तारीख़ी नाम रख देते। खैबर बाद में तो किया, लेकिन सिर्फ खैबर कर देते। तो उस वजह से हमारी ये गुजारिश थी, लेकिन क्योंकि वो नई असम्बली में उस वक्त अक्सरियत नहीं थी, जिसकी वजह से ANP का एक इशू था, तो उन्होंने हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी हमारे साथ फिर उस वक्त काफ़ी इग्नोर, इस समय में इग्नोर किया गया। हमारे मसाइल भी हल नहीं हुए उस वक्त सूबे के हवाले से, जब हमारे मसाइल थे, जिस तरह पानी के मसाइल पहले बात हो चुकी है। तो इस वजह से जब असम्बली में हम गए, तो असम्बली में ये रेजोल्यूशन, फिर आखिर में हमने यही बात की कि हमें सूबा दिया जाए। अगर हम ये नाम तब्दील करना ही है तो फिर अवाम हज़ारा की चाहती है कि सूबा हो। फिर हज़ारा के अवाम ने बहुत बड़ी प्रोटेस्ट की, मानसरा से, यहाँ से, हर जगह से लोग गए। एबटाबाद प्रोटेस्ट हुई, एबटाबाद हेडक्वार्टर, डिवीज़नल हेडक्वार्टर। तो उस प्रोटेस्ट में तकरीबन हमारे 9 लोग शहीद हुए, तकरीबन सैकड़ों के करीब लोग ज़ख्मी हुए। फिर पुलिस उस वक़्त दूसरे डिवीज़न से, मालाकंड डिवीज़न से, पेशावर से मंगवा के, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ से मंगवा के इस तहरीक को कुचलने की कोशिश। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हज़ारा के अवाम, हज़ारा के बच्चे में यही बात है कि हज़ारा को सूबा बनना चाहिए, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं हज़ारा में, अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज भी हैं कि जिस पर यह मुल्क, ये सूबा एक सूबा बन सकता है और इस मुल्क के लिए एक बेहतर किरदार अदा कर सकता है। तो उस वजह से फिर ये मूवमेंट चली और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह चली, बहुत मजबूत रही। फिर ये मूवमेंट उस वक्त, जिस वक्त एक पॉइंट आया कि बाबा हैदर साहब ने कहा जी कि या इसकी एक पार्टी बना दी जाए, हज़ारा के हवाले से एक पार्टी बना दी जाए जहाँ पे नुमाइंदे इलेक्शन करें। तो सजाद साहब और बाकी इनके साथ जो रफ़ाकार थे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि पार्टी के बजाय हर आदमी एक पार्टी में, अपनी अपनी पार्टियों में रह पाए, चाहे जिस पार्टी में भी हो, लेकिन हज़ारा के मामले में वो उनका एक एजेंडा हो, वो एक साथ हों, ताकि मुल्क की बाकी पार्टियां सब होंगी तो तब जाके हम ये हज़ारा का मसला हल कर सकेंगे। तो इस वजह से, क्योंकि ये ज़हन था और सूबे सारी पार्टियों को मिलाने वाली बात थी, तो उस वजह से ये बात हुई कि उस वजह से बाबा हैदर साहब की कोशिश, उनकी अपनी एक ख्वाहिश भी थी, कोशिश थी, शायद उनकी बेहतर उस हवाले से हो, लेकिन क्योंकि बाकी जितने भी नुमाइंदे थे उनकी ये ख्वाहिश तो नहीं, उनकी ये वो समझते थे कि जब तक पूरी मुल्क सी पार्टी, किसी बड़ी पार्टी साथ ना होंगी तो हमारा ये मसला हल नहीं हो सकेगा। तो फिर क्योंकि गुज़श्ता 5 साल में हुकूमत हुई, लेकिन आइन में अमेंडमेंट्स की बात नहीं चली। बात चलती रही, लेकिन ये आइन के में अमेंडमेंट्स की बात नहीं हुई। इस हुकूमत ने, क्योंकि जनूबी पंजाब वालों से ये बात की थी कि वो सूबा बनाएंगे जब भी हुकूमत पे आएंगे।
तो उस वजह से अब ये दोबारा जो मूवमेंट शुरू हुई थी हज़ारा के हवाले से, वो इसी वजह से हुई थी कि जनूबी पंजाब पे जब इस हुकूमत ने वादा किया था, वोट भी इस हवाले से लिया था, तो इस वजह से उन्होंने अगर इसके ऊपर मूवमेंट शुरू की तो ये हज़ारा का भी हक बनता है, हज़ारा के अवाम को भी दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी आए हुए हैं उस पोजीशन में, तो इसका हक बनता है कि ये अगर जनूबी पंजाब बनता है तो हज़ारा भी बनना लाजमी चाहिए और उसके लिए जद्दोजहद भी करनी चाहिए। तो इस वजह से ये मूवमेंट इस वजह से ये मूवमेंट स्ट्रांग हुई थी। तो जो लोग ये बात करते हैं ना कि गुज़श्ता हुकूमत में क्योंकि इस हवाले से मूवमेंट चली नहीं थी, तो इस वजह से वो हुकूमत गुजर गई। लेकिन अब क्योंकि ये मूवमेंट पंजाब में शुरू हुई, जनूबी पंजाब में शुरू हुई, उनकी भी एक बड़ी बात है, तो हमारे यहाँ भी हम चाहते हैं कि जब भी आइन में अमेंडमेंट्स पे हो तो सूबा हज़ारा उसमें हमारी सूबा हज़ारा बने, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज सूबा हज़ारा से हैं, हज़ारा बनेगा तो हम समझते हैं कि इस इलाके की तरक्की भी होगी। उसमें फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमारे अपने एक तो तरबेला हमारे उसमें आता है, दूसरा बादशाह दयामर डैम वो इसमें आता है, फिर उसके बाद टूरिज़म जो है उसको इस पे इतना काम किया जा सकता है कि पूरे मुल्क के लिए हम समझते हैं कि टूरिज़म, बहुत से मुल्क आप देखें दुनिया में वो सिर्फ टूरिज़म से चलते हैं, तो हम अगर टूरिज़म को बूस्ट कर दें तो हमारा तो मुल्क के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। तो इसलिए ये अगर हज़ारा की जो बात करते हैं ना कि वो कैसे चलेगा या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें मुल्की सतह पे हम समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और उससे सूबा भी बनेगा। उसमें एक तो इमीडिएट लोगों को इंसाफ मिलेगा, उनकी ज़रूरियात पूरी होंगी, दूसरी बात यह है कि मुल्क को एक बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, तो इस वजह से ये इंतहाई फीजिबल सूबा है। ठीक है सरदार साहब, अभी क्योंकि आप वापस भी आ गए हैं पाकिस्तान और अभी बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं 2021 में, जैसा हमारी गवर्नमेंट कह रही है 2021 में, अब कौन से महीने में ये करते हैं प्रॉपर अभी ऐलान तो नहीं हुआ। तो सर मानसेरा के हवाले से बताइएगा सरदार साहब के मानसेरा में पहले भी जब भी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं तो आप लोग ही यहाँ पर जो हैं तो वो सारी सीटें आप लोगों ने ली हैं, लेकिन इस वक्त PTI का होल्ड भी है, तो क्या इलेक्शन आ रहे हैं, आप लोग तैयार हैं उसके लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हैं, जब भी हो। हमारी तैयारी क्या है, हमारी तो अवाम की तैयारी है, जो अवाम जो कहेगी तो उसी तरह वो इलेक्शन भी होता है, उस पर बात होती है। और जब अब हम होना चाहिए, ये इलेक्शन तो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रास रूट है, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं ग्रास रूट पे है, कोई MNA है, MPA है। अब क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर MPAs पे या MNAs पे आ जाता है कि वो जो छोटे छोटे मसाइल हैं उसके लिए जब ये नुमाइंदे होंगे तो वो मसाइल उनके डोर स्टेप पे हल होंगे। मैं थोड़ी सी एक बात करूं, मैं MNA था, तो मेरे पास यहाँ पे एक बंदा आया, तकरीबन वीकेंड को ही आता था, तो वो एक वीकेंड को मैं नहीं आ सका किसी वजह से, दूसरा वीकेंड को वो बेचारा देहात से आया, एक वीकेंड को आया यहाँ पे, वो एक रात को रहा, सुबह फिर चला गया, उसने कहा जी नहीं आया। दूसरी दफ़ा जब आया तो यहाँ पे मेरे पास आया तो मुझे बड़ा वो एहसास भी हुआ, क्योंकि बात यह है कि वो किसी हेडमास्टर साहब के पास गया तो उसने कहा जी मेरे लिए कुछ बात की जिसकी वजह से उसको नागवार गुजरी कि उसका शनाख्ती कार्ड का फॉर्म अटेस्ट करना था। तो उसने जब मेरे पास आया तो मैंने कहा, वो कहता जी कि मैं दूसरा हफ्ता आपके लिए आया हूँ, ये अटेस्ट कर दें, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे उसको जानता भी नहीं था कि वो दूर से आया था। तो जब वो उसको मैंने अटेस्ट किया, मैंने कहा ये तो हर जगह से अटेस्ट होता है, कोई टीचर करता है। कहता है जी मैं अपने मास्टर साहब के पास गया था, उसने मुझे पता नहीं किसी काम का कहा, तो मैंने कहा जी मैं उसके साथ झगड़ा हो गया, इस वजह से मैं नहीं किया, तो मैं आपके पास आ गया। सबसे देखिए ना ये कितनी अहमियत की बात है कि ये लोकल मेंबर काउंसलर्स होता है, डोर स्टेप पे होता है, वो उसको साइन कर देता, तो वो उसका ये इंतहाई ज़रूरी है। ये जो जितने भी टीयर्स हैं ना गवर्नमेंट के, ये इंतहाई ज़रूरी हैं। इलेक्शन जब बल्दियाती नुमाइंदों का वक्त ख़त्म हुआ टेनओवर, उसके विदिन 3 मंथ्स उनको इलेक्शन करवा देना चाहिए। इलेक्शन होते इम्प्रूवमेंट जो भी है, इम्प्रूवमेंट हर वक्त होती रहती है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं होगा, लोगों का एतमाद भी होगा और लोगों के मसाइल भी कम होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा वो
गवर्नमेंट्स या ये जो टीएस आगे बढ़ता चलेंगे ना जी, तो उतने ही लोगों के मसाइल कम होते चलेंगे, लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। तो ये मैं थोड़ी सी वो, क्योंकि मैंने बात आपसे कर दी, तो वो इसी वजह से कि इनकी अहमियत क्या है, हर आदमी के लिए एक अहमियत होती है। तो इस वजह से ये समझता हूँ कि ये बलदियाती इलेक्शन होना चाहिए और वह टाइम पे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया हमें। और नाजरीन, जिस तरह आपने सरदार साहब की सारी बातें भी सुनी, सरदार शाहजहान यूसुफ साहब बड़ी तफसील से इन्होंने हर चीज़ का बताया। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको भी वो चीज़ समझ आ गई होगी, और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनके कई सवालात थे, और उम्मीद है कि उनको उन सवालात के जवाबात भी मिल गए होंगे। मज़ीद इंशाअल्लाह फिर दोबारा इसके बाद नेक्स्ट इंशाअल्लाह हम सरदार यूसुफ साहब से भी मिलेंगे, उनका भी मौक़िफ़ लेंगे, उनका भी एक इसी तरह तफसीली इंटरव्यू लेंगे कि मानसेरा में इस वक्त बाकी जो सियासतदान हैं उनके पास भी जाएंगे और मानसेरा के अवाम के मसाइल के हवाले से उनसे इंशाअल्लाह स्पेशली बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।